नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। संसद के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है और हम हाजिर हैं दोनों सदनों में आज होने वाले कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर हमारे खास कार्यक्रम संसद में आज के साथ। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक 2021 आज लोकसभा में होगा पेश। रक्षा प्रतिष्ठानों में गैर कानूनी हड़ताल, लॉकआउट और छटनियों पर सजा के प्रावधान। अंतर्देशीय जलयान विधेयक 2021 भी सदन में किया जाएगा पेश। पेगासस मामले पर केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव का आज राज्यसभा में बयान। कुछ लोगों के फोन डेटा की गोपनीयता भंग किए जाने की खबरों के बारे में देंगे जानकारी। सोमवार को लोकसभा में दिया था बयान, कहा सनसनीखेज विषय में कोई सच्चाई नहीं। और नौवहन के लिए समुद्री सहायता विधेयक 2021 पर राज्यसभा में होगी आगे की चर्चा। नेविगेशन एड के विकास, रखरखाव और प्रबंधन के प्रावधान। लोकसभा से विधेयक को मिल चुकी है मंजूरी। संसद के आज के एजेंडे की बात करें तो दोनों ही सदनों में अहम कामकाज निपटाए जाने हैं। एजेंडे में शामिल हैं नौवहन के लिए समुद्री सहायता विधेयक 2021 पर राज्यसभा में आगे की चर्चा होगी। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव कुछ व्यक्तियों के फोन डेटा की गोपनीयता भंग किए जाने की खबरों के बारे में बयान देंगे। परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन भी सदन में पेश किया जाएगा। श्रम संबंधी समिति और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति की रिपोर्ट भी उच्च सदन में पेश की जाएगी। वहीं प्रश्नकाल के दौरान जनहित से जुड़े अहम सवाल भी पूछे जाएंगे। और उच्च सदन के कामकाज और एजेंडे के बारे में ज्यादा बातचीत के लिए संसद भवन परिसर में रुख करेंगे। मेरी सहयोगी कृति मिश्रा मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। कृति, संसद के मानसून सत्र का तीसरा दिन, पहला दिन हमने देखा पूरी तरह गतिरोध की भेंट चढ़ा। दूसरे दिन हम उच्च सदन की बात करें तो कोरोना पर जो चर्चा थी वो चर्चा हमें देखने को मिली। तीसरे दिन भी हम एजेंडा देख रहे हैं तो काफी अहम कामकाज है, समिति की रिपोर्ट है, प्रश्नकाल और शून्यकाल की बात हम अगर करें तो ये भी अहम है और उसके बाद एजेंडे में विधायी कामकाज भी काफी अहम है। कुल मिलाकर आज राज्यसभा में क्या आसार दिख रहे हैं? जी हाँ प्रीति, देखिए मंगलवार को हमें काफी विस्तार से चर्चा देखने में मिली कोविड-19 पर उच्च सदन में, जहां जो सदस्य थे उनके जितने सवाल थे, चाहे वो कोविड-19 मैनेजमेंट को लेकर हो, वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन को हो या फिर माइग्रेंट क्राइसिस को लेकर हो, इन सारे सवालों को सरकार ने इन पर विस्तार से जवाब दिया। तकरीबन 5 घंटे ये चर्चा चली और उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री का विस्तार से जवाब आया। तो ये सहमति बनी हुई थी कि इस पर एक चर्चा होनी है। हमने देखा कि सोमवार को कैसे गतिरोध रहा, तो उम्मीद है कि आज भी जो सदन की कार्यवाही है वो चले। देखिए, सरकार लगातार कहती आई है कि वो सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है, बशर्ते आपको याद होगा प्रधानमंत्री का वक्तव्य कि तीखे से तीखे सवाल विपक्ष पूछे, लेकिन सरकार को एक शांतिपूर्ण माहौल में जवाब देने का मौका भी दे। देखिए, अगर मैं राज्यसभा की बात करूं तो सभापति ने भी कहा है कि जितने भी ये मुद्दे हैं जो विपक्ष उठा रहा है वो नियम अनुसार सभी पर चर्चा करने के लिए वो अपनी सहमति देंगे। और विपक्ष के भी कई सारे मुद्दे हैं, तो अब देखना होगा कि किस तरह से सहमति बनती है। और अगर हम आज के एजेंडे की बात करें तो देखिए बेहद महत्वपूर्ण बिल, अगर हम विधायी कार्य की बात करें तो मरीन एड्स नेविगेशन, इसके अलावा पेगासस पर आईटी मंत्री का जो वक्तव्य है वो बेहद महत्वपूर्ण है। और उसके अलावा अगर हम प्रश्नकाल की बात करें तो कई महत्वपूर्ण सवाल हैं जो आज सरकार से पूछे जाएंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय का भी आज दिन होता है थर्सडे को जवाब देने के लिए, और बहुत सारे सांसद बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाएंगे, जैसे कि के सुरेश रेड्डी। वो पूछेंगे कि कोविड-19 की वजह से जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनके लिए सरकार क्या कर रही है। वहीं अगर हम दूसरे सवाल की बात करें जो लॉ एंड जस्टिस मंत्रालय से है, तो ऑनलाइन मॉनिटरिंग केसेस कैसे की जा सकती है, इस पर महेश पोद्दार सरकार से सवाल पूछेंगे। और बेहद एक और अहम सवाल जो रहेगा वो अनिल देसाई की तरफ से है कि सार्क कंट्रीज में जैसे कि ईयू में एक कॉमन करेंसी है, क्या ऐसा कोई प्रावधान सरकार करने का सोच रही है। तो इन सभी सवालों का सरकार जवाब देगी और बाकी जो विधायी कार्य हैं वो हैं, और इसके अलावा शून्यकाल भी रहेगा। तो अहम दिन आज राज्यसभा में। बिल्कुल कृति, आप हमारे साथ बने रहिए। जो विधायी कामकाज है उस पर हम आगे नजर डालते हैं।
अगर हम राज्यसभा की बात करें तो नेविगेशन के लिए सामुद्रिक सहायता विधेयक 2021 यानी द मरीन एड्स टू नेविगेशन बिल 2021 पर आज राज्यसभा में आगे की चर्चा होगी। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 19 जुलाई को विधेयक पर चर्चा का प्रस्ताव किया था। चर्चा पूरी नहीं हो पाई और ये आज भी जारी रहेगी। ये बिल भारत में नेविगेशन एड्स के विकास, रखरखाव और प्रबंधन के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करता है। ये लाइट हाउस अधिनियम 1927 की जगह लेगा ताकि तकनीकी विकास और समुद्री नौवहन के क्षेत्र में भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को समाहित किया जा सके। नेविगेशन एड जलयान के बाहर लगा ऐसा यंत्र, सिस्टम या सेवा है जिसे जलयान या वेसल ट्रैफिक के सुरक्षित और कुशल संचालन के लिए डिजाइन और ऑपरेट किया जाता है। केंद्र सरकार नेविगेशन एड्स और वेसल ट्रैफिक सेवाओं के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगी। वैध प्रशिक्षण सर्टिफिकेट के बिना किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर नेविगेशन एड या वेसल ट्रैफिक सेवा के संचालन की अनुमति नहीं होगी। केंद्र सरकार हेरिटेज लाइट हाउस की पहचान और उसका विकास कर सकती है। नेविगेशन एड या वेसल ट्रैफिक सेवा का नुकसान पहुंचाने पर 1 साल तक की सजा या 5 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों भुगतने पड़ सकते हैं। लोकसभा से यह विधेयक पारित हो चुका है। प्रीति, अगर हम द मरीन एड्स टू नेविगेशन बिल 2021 की बात करें तो उस पर राज्यसभा में आगे की चर्चा होनी है और हम जानते हैं कि लाइट हाउस अधिनियम 1927 की जगह लेगा और इसके जो तमाम प्रावधान है एक तरह से वो कहीं ना कहीं नौवहन के क्षेत्र में स्टैंडर्ड को कहीं ना कहीं बढ़ाएंगे। किस तरह के प्रावधान इस बिल में हैं और चर्चा कितनी दिलचस्प हो सकती है इस पर? जी हाँ प्रीति, देखिए सोमवार को पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस बिल को पेश किया था। उन्होंने अपना जो वक्तव्य है वो भी दिया था। उन्होंने कहा कि ये बिल भारत के नेविगेशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए बेहद जरूरी है। इस पर कुछ सांसदों ने अपनी राय पर ही रखी थी। हमने देखा कि किस तरह से सुभाष चंद्र जो बीजेडी के सांसद हैं, बंदर प्रकाश जो टीआरएस के सांसद हैं, इसके अलावा जीके वासन जो तमिल मनीला कांग्रेस के सांसद हैं और के रविंद्र कुमार जो कि टीडीपी के सांसद हैं, उन्होंने अपना वक्तव्य रखा था। देखिए ये बिल पहले ही लोकसभा से पिछले सत्र में पारित हो चुका है और इसमें जो लीगल फ्रेमवर्क है टेक्नोलॉजी इंटरफेस का, उसको स्ट्रेंथन करने की बात कही गई है। फिर चाहे वो रेडार के लिए नेविगेशन हो या इसके अलावा लॉन्ग रेंज आइडेंटिफिकेशन सिस्टम हो, और साथ ही साथ जो लाइट हाउस अधिनियम है 1927 का, उसकी भी ये जगह लेगा, उसको रिपील करने का प्रावधान है। इस बिल के जितने भी प्रावधान हैं वो भारत का जितना भी मैरीटाइम जोन है, चाहे फिर वो टेरिटोरियल वाटर हो, कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो, उस पर सब पर लागू होगा। और साथ ही लाइट हाउस को, उस पर जो टूरिज्म है उसको बढ़ावा देने के लिए भी इसमें प्रावधान है। देखिए प्रीति, इस देश में तकरीबन 200 लाइट हाउसेज हैं और उसका किस तरह से संरक्षण किया जाए, अगर उसको कोई डैमेज पहुंचाता है तो किस तरह के कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इन सभी बातों का इस बिल में प्रावधान है जिस पर आज चर्चा होने की उम्मीद है। बिल्कुल ठीक है, एजेंडे पर हम आगे बढ़ रहे हैं। कृति, आप हमारे साथ बने रहिए। इसके आगे कामकाज पर नजर डालें तो पेगासस मामले पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव कुछ व्यक्तियों के फोन डेटा की गोपनीयता भंग किए जाने के संबंध में मीडिया में आई खबरों के बारे में आज राज्यसभा में बयान देंगे। इससे पहले 19 जुलाई को उन्होंने इस बारे में लोकसभा में वक्तव्य दिया था। उन्होंने कहा था कि मीडिया में यह खबर संसद के मानसून सत्र के शुरू होने से एक दिन पहले आई है और ऐसे वक्त में इसका सामने आना महज संयोग ही नहीं हो सकता। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पहले भी इस प्रकार से पेगासस स्पाईवेयर के व्हाट्सएप पर दुरुपयोग के दावे किए गए थे। इन दावों का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं था और सर्वोच्च न्यायालय सहित सभी जगह संबंधित पक्षों ने उन्हें खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा कि 18 जुलाई 2021 को मीडिया में इस संबंध में छपी खबरें भारत के लोकतंत्र और इसकी मजबूत संस्थाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से प्रकाशित की गई हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत में निगरानी से संबंधित स्थापित प्रोटोकॉल हैं और किसी भी प्रकार की निगरानी बिना किसी कानूनी नियंत्रण के संभव नहीं है। कृति, हम देखें तो पेगासस मामले पर जो आईटी मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, आज उनका बयान होना है। कितने बजे बयान हो सकता है और किन मायनों में अहम होगा? हम जानते हैं कि लोकसभा में इस संबंध में वो वक्तव्य दे चुके हैं, अब राज्यसभा में इसे लेकर नजरें। जी हाँ, देखिए जो पेगासस का मामला है लगातार चर्चा में रहा है। जो सांसद है वो भी इस पर सवाल उठा रहे हैं, लगातार चर्चा की मांग कर रहे हैं। तो इस पर जो आईटी मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उनका बयान पहले ही लोकसभा में हो चुका है, जहां उन्होंने कहा है कि इस डेटा से ये साबित नहीं होता कि सर्विलेंस हुआ है और साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार का जासूसी से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा भारत की अगर बात की जाए
तो टेलीग्राफ अधिनियम जो है, इसके अलावा जो आईटी एक्ट हैं उसके जो प्रावधान हैं काफी कड़े हैं। तो इस तरह से टैपिंग करना, जासूसी करना या सर्विलेंस करना इस देश के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो नियम है भारत के वो बहुत कड़े हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सरकार का जासूसी से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा उन्होंने इस बात पे भी सवाल उठाया कि संसद सत्र, जो मानसून सत्र है, उसके ठीक पहले इस तरह का कोई रिपोर्ट आती है, इसमें क्या साजिश है, क्या ये भारत को बदनाम करने की कोई चाल तो नहीं है। तो ये सारे सवाल जो है आईटी मंत्री ने लोकसभा में उठाए थे। तो आज हमें ये देखने को मिलेगा कि किस तरह से राज्यसभा में वो जो सांसद हैं उनके जो सवाल हैं उनका जवाब देते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण ये स्टेटमेंट रहेगा आज उच्च सदन में। बिल्कुल। तो ये तमाम एजेंडा जो राज्यसभा का था उसके बारे में आपने विस्तार से जानकारी हम तक पहुंचाई। कृति, फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आगे बात करते हैं लोकसभा के एजेंडे की। लोकसभा की बात करें तो 4 अहम विधेयक कार्यसूची में शामिल हैं। सदन में आज आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021 और अंतर्देशीय जलयान विधेयक 2021 पेश किया जाएगा। इसके अलावा फैक्टरिंग रेगुलेशन संशोधन बिल 2020 और राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान विधेयक 2021 पर विचार होगा। लोकसभा में आज श्रम संबंधी स्थायी समिति, परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के प्रतिवेदन भी पेश किए जाएंगे। आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021 आज लोकसभा में पेश किया जाना है। यह विधेयक 30 जून 2021 को जारी आवश्यक रक्षा सेवा अध्यादेश 2021 की जगह लेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सदन में विधेयक को पेश करेंगे। साथ ही वो अध्यादेश लाए जाने की वजहों को दर्शाने वाला विस्तृत विवरण भी सदन के पटल पर रखेंगे। ये विधेयक केंद्र सरकार को आवश्यक रक्षा सेवाओं से जुड़ी इकाइयों में हड़ताल, तालाबंदी और छटनी पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है। विधेयक में प्रावधान है कि सरकार भारत की संप्रभुता और एकता, किसी राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता, नैतिकता और जनता के हित में जरूरी आदेश दे सकती है। प्रतिबंध के आदेश 6 महीने तक लागू रहेंगे और 6 महीने के लिए बढ़ाए भी जा सकते हैं। आदेश जारी होने के बाद या उसके पहले शुरू की गई हड़ताल और तालाबंदी अवैध होगी। बिजली की कमी या प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाली छटनी, अस्थायी या कैजुअल कर्मचारियों की छटनी पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा। विधेयक में गैर कानूनी हड़ताल, तालाबंदी और छटनियों के लिए सजा और जुर्माने के प्रावधान भी हैं। आवश्यक रक्षा सेवाओं में रक्षा संबंधी उद्देश्यों के लिए जरूरी वस्तुओं या उपकरणों का निर्माण करने वाला कोई एस्टैब्लिशमेंट या उपक्रम, सशस्त्र बलों या उनसे जुड़ा कोई एस्टैब्लिशमेंट या रक्षा प्रतिष्ठान से जुड़ी सेवा शामिल है। इसके अलावा सरकार किसी सेवा को आवश्यक रक्षा सेवा घोषित कर सकती है अगर उसके बंद होने से रक्षा उपकरण या वस्तुओं के निर्माण, संचालन, मरम्मत या रखरखाव पर असर पड़ता हो। और लोकसभा के एजेंडे के बारे में ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ जुड़े हैं मेरे सहयोगी नवविक्रम सिंह। नवविक्रम, लोकसभा हम देखें तो जो शुरुआत के दोनों दिन रहे हैं वो वहां में गतिरोध ही देखने को मिला है। तीसरे दिन पहले बताइए, एजेंडा हम देख रहे हैं काफी लंबा चौड़ा और एक तरह से काफी अहम नजर आ रहा है, लेकिन आसार क्या लग रहे हैं फिलहाल लोकसभा में कामकाज को लेकर? प्रीति, अगर लोकसभा में कामकाज को लेकर बात करें तो सरकार की कोशिश है कि जो यहाँ पर कामकाज है उसे सुचारू किया जाए, गतिरोध को खत्म किया जाए, इसलिए लगातार बातचीत भी जारी है। और हमने पहले भी देखा था कि लोकसभा के स्पीकर या फिर राज्यसभा में चेयरमैन और प्रधानमंत्री ने खुद विपक्षी दलों और सर्वदलीय बैठक की थी और नेताओं से एक स्वस्थ और सार्थक बहस के लिए कहा था। तो ऐसे में सरकार की कोशिश है कि जो महत्वपूर्ण विधेयक हैं, करीब 23 विधेयक हैं, इसके अलावा 6 ऑर्डिनेंस हैं। जिस ऑर्डिनेंस की प्रीति आप बात कर रही थी, रक्षा सेवा से जुड़ा हुआ जो ऑर्डिनेंस है, बेहद अहम ऑर्डिनेंस आज है। तो सरकार जाहिर है कोशिश करेगी कि सदन के कामकाज को सुचारू चलाया जाए। जी प्रीति, बिल्कुल। और जिस तरह से आप भी बात कर रहे हैं कि ऑर्डिनेंस की जगह लेने वाला जो आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021 है वो भी आज लोकसभा में पेश किया जाना है, क्योंकि नविक्रम हम समझते हैं कि ऑर्डिनेंस को लेकर जो समय सीमा होती है वो कम होती है, 45 दिन के अंदर जो बिल है वो पास करना होता है। तो ये किस तरह से ये विधेयक अहम साबित होगा?
जी प्रीति, ये बेहद अहम विधेयक है रक्षा सेवा से जुड़ा हुआ, क्योंकि इस विधेयक के जरिए जो सरकार ने परिभाषित किया है एक तरह से जो हड़ताल है, यानी कि स्ट्राइक, लॉकआउट और ले ऑफ, इन तीनों को जो रक्षा सेवा से जुड़े हुए कंपनियां हैं या संस्थान हैं उन वहाँ इसका एक तरह से प्रतिबंधित किया है। क्योंकि देखिए, अगर स्ट्राइक की बात करें वो कर्मचारियों पर लागू है, क्योंकि और अगर ले ऑफ यानी छटनी की बात करें तो ये सीधे एम्प्लॉयर पर लागू होगी कि उसमें अगर वो ले ऑफ नहीं कर सकता, साथ ही लॉकआउट यानी कि तालाबंदी भी नहीं कर सकता। तो ऐसे में सरकार की कोशिश है जो रक्षा सेवा से जुड़े हुए संस्थान हैं उनके कामकाज पर असर ना पड़े। और प्रीति, एक और अहम बात बताना चाहूंगा कि ये जो विधेयक है, इस विधेयक के जरिए अभी हाल में जैसे मान लीजिए कि HAL है या फिर कोचीन शिपयार्ड है, इस तरह की कंपनियां जो सीधे रक्षा उपकरणों से जुड़ी हुई हैं, इसके अलावा जो उनकी सब यूनिट्स हैं जो उनके लिए मटेरियल बनाती हैं या फिर उन्हें मुहैया कराती हैं सामान, तो उन पर भी एक तरह से ये आवश्यक रक्षा सेवा के दायरे में लाया जा सकता है अगर सरकार चाहेगी तो। अगर बात करें तो इस पूरे विधेयक के जरिए सरकार ने देश की संप्रभुता और सुरक्षा को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। बिल्कुल जी प्रीति, बिल्कुल नविक्रम, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे के एजेंडे पर नजर डालेंगे और उस पर आपसे ज्यादा जानकारी लेंगे। लोकसभा के एजेंडे में अगर हम देखें तो आगे भी कामकाज जो शामिल है, फैक्टरिंग रेगुलेशन संशोधन बिल है, अंतर्देशीय जलमार्गों के जरिए सस्ते और सुरक्षित परिवहन और व्यापार को बढ़ावा देने वाला अहम विधेयक भी लोकसभा में आज पेश किया जाना है। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल अंतर्देशीय जलयान विधेयक 2021 पेश करेंगे। इसके जरिए देश के भीतर अंतर्देशीय जलमार्गों और नेविगेशन से जुड़े कानून लागू करने में एक रूपता आएगी, यानी राज्यों की ओर से बनाए गए अलग अलग नियमों की बजाय पूरे देश के लिए एक कानून होगा। इसके तहत दिया गया पंजीकरण प्रमाण पत्र सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मान्य होगा। इसके लिए राज्यों से अलग से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। विधेयक में नौ परिवहन की सुरक्षा और कार्गो के संरक्षण के प्रावधान हैं। विधेयक अंतर्देशीय जहाजों के प्रदूषण नियंत्रण उपायों से भी संबंधित है। साथ ही इसमें अंतर्देशीय जल परिवहन प्रशासन की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के प्रावधान भी किए गए हैं। यह अंतर्देशीय जलयानों के निर्माण, सर्वेक्षण, पंजीकरण, कार्मिक आवश्यकता और नौ परिवहन को प्रशासित करने की प्रक्रिया को भी मजबूत करेगा। अंतर्देशीय जल परिवहन को लेकर जो बिल आज शामिल है एजेंडे में, विक्रम, इसके जो अहम प्रावधान है वो किस तरह से आगे अहम साबित हो सकते हैं? प्रीति, हमने देखा है 2014 में जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है, सरकार की प्राथमिकताओं में रहा है जल परिवहन। और अगर हम बात करें तो देश में करीब 14,500 किलोमीटर का जल परिवहन है। और विधेयक के जरिए कोशिश की गई है कि जो जल परिवहन में जो मुश्किलें आती हैं उन्हें आसान बनाया जाए, क्योंकि एक बहुत पुराना कानून, करीब 100 साल से पुराना कानून है जल परिवहन को लेकर 1917 का। अब इस कानून के जरिए जो कि राज्यों में अलग अलग अनुमति लेने की जरूरत होगी। एक तरह से ये कानून अनुमति लेने के लिए एक यूनिफाइड कानून होगा। तो एक कोशिश है सरकार की कि जो जल परिवहन सरकार की कोशिश है कि जल परिवहन को बेहतर किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इंलैंड वाटरवेज के जरिए जो कार्गो है या फिर और तरीके हैं उनका इस्तेमाल किया जाए। तो सरकार ने इस बिल, ये सरकार के लिहाज से बेहद अहम बिल माना जा रहा है और खासतौर पर जलमार्गों के विकास में ये एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। जी प्रीति, बिल्कुल नविक्रम, आप बने रहिए, आगे भी जो विधायी कामकाज है, क्योंकि हम देख रहे हैं एजेंडे में आज 4 अहम बिल शामिल हैं, तो आगे भी विधायी कामकाज पर हम आपसे बात करेंगे। लोकसभा के एजेंडे में फैक्टरिंग रेगुलेशन संशोधन बिल 2020 शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगी। ये विधेयक फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट 2011 में संशोधन करता है और फैक्टरिंग बिजनेस करने वाली एंटिटीज के दायरे को बढ़ाता है। विधेयक फैक्टरिंग बिजनेस, असाइनमेंट और रिसीवेबल्स की परिभाषा में बदलाव करता है। एक पक्ष जब अपनी एससी प्राप्तियां यानी रिसीवेबल्स जिनका भुगतान अभी नहीं किया गया है किसी दूसरे पक्ष को तुरंत नकद राशि हासिल करने के बदले बेच देता है तो उसे फैक्टरिंग कहा जाता है। कानून में बदलाव से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को भी इस कारोबार में उतरने का पूरा मौका मिलेगा। साथ ही रिजर्व बैंक को इस कारोबार के लिए रेगुलेशन बनाने का अधिकार मिल जाएगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम
उद्यमों को लाभ होगा। साथ ही राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान विधेयक 2021 आज लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। ये विधेयक हरियाणा के कुंडली स्थित राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान और तमिलनाडु के तंजावुर में भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्रदान करता है। इससे इन संस्थानों को अपने शैक्षिक पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने और विकसित करने में मदद मिलेगी। साथ ही अपने शैक्षिक क्रियाकलापों में अनुसंधान की गतिविधियां और उसका दर्जा बढ़ाने के लिए संचालन की स्वायत्तता मिलेगी। इससे ये विश्व स्तरीय संस्थान बन सकेंगे। बीते बजट सत्र के दौरान विधेयक को राज्यसभा की मंजूरी मिल चुकी है। नविक्रम, जो हम ये दोनों बिल देख रहे हैं, फैक्टरिंग बिल की बात करें या फिर लोकसभा में एनआईएफटी बिल की बात करें, एनआईएफटी बिल को राज्यसभा की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है। ये दोनों बिल विधायी कामकाज के एजेंडे के हिसाब से आज लोकसभा में कितने अहम रह सकते हैं? प्रीति, बिल्कुल ये विधेयक भी अहम है क्योंकि सरकार पहले ही ये राज्यसभा में पास हो चुका है, तो सरकार की कोशिश है कि जल्द ही इसे लोकसभा में पास किया जाए, क्योंकि ये दोनों जो संस्थान हैं, कुंडली का और तंजावुर का, इन दोनों संस्थानों को कामकाजी स्वायत्तता इस विधेयक के पारित होने के बाद मिलेगी और ये एक विश्व स्तर के संस्थान बन पाएंगे, क्योंकि हमारे देश में जिस तरीके से आईआईएम और आईआईटी हैं, उनके समकक्ष ये संस्थान होंगे और इन्हें उतनी स्वायत्तता होगी जिससे इनकी पाठ्यक्रम में और एक नयापन आएगा और अपना कामकाज बेहतर कर पाएंगे। तो सरकार की कोशिश है कि इन दोनों संस्थानों को, क्योंकि हमने प्रीति पहले भी देखा है कि राष्ट्रीय महत्व के कई संस्थानों को सरकार ने कोशिश की है कि जल्द से जल्द उन्हें विधेयक उससे जुड़ा विधेयक सदन में पारित किया जाए। तो ऐसे में ये विधेयक भी सरकार की कोशिश है कि पारित किया जाए, जिससे कि जो उन दोनों संस्थानों को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान मिल सके। बिल्कुल। फिलहाल नविक्रम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और लोकसभा के एजेंडे से जुड़ी इस तमाम जानकारी को विस्तार से हम तक पहुंचाने के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे प्रश्नकाल की। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान आज प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा, संचार, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास, शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। साथ ही विदेश, विधि और न्याय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन योजना, अंतरिक्ष, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन, वस्त्र, जनजातीय कार्य, महिला और बाल विकास मंत्रालय से जुड़े सवाल भी पूछे जाएंगे। एक नजर कुछ अहम सवालों पर। के.आर. सुरेश रेड्डी कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए प्रतिपूर्ति से संबंधित सवाल करेंगे। सांसद नीरज डांगी राजस्थान में केंद्रीय विद्यालय से जुड़े सवाल करेंगे। सांसद डॉक्टर अनिल जैन युवा लेखकों के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना से संबंधित सवाल करेंगे। सांसद महेश पोद्दार अदालती मामलों की निगरानी के लिए अखिल भारतीय ऑनलाइन पोर्टल से संबंधित सवाल करेंगे। सांसद भास्कर राव निकांती जनजातीय मंत्रालय से राष्ट्रीय जनजातीय संग्रहालय स्थापित किए जाने के प्रस्ताव पर प्रश्न पूछेंगे। सांसद विकास रंजन भट्टाचार्य जनजातीय क्षेत्रों में फ्री टीकाकरण को लेकर सवाल करेंगे। सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह विदेश मंत्रालय से विदेश से भेजी गई सहायता सामग्री की खेप को लेकर सवाल करेंगे। सांसद अनिल देसाई दक्षेश देशों में एक समान मुद्रा को लेकर सवाल पूछेंगे। सांसद इलामारम करीम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए पोषण ट्रैकर ऐप को लेकर महत्वपूर्ण सवाल करेंगे। सांसद डॉक्टर अमर पटनायक प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में नामांकित किए गए लाभार्थी पर सवाल पूछेंगे। सांसद हरनाथ सिंह यादव संचार मंत्रालय से गांव में इंटरनेट और वाईफाई सुविधाएं प्रदान किए जाने को लेकर सवाल पूछेंगे। सांसद संजय सेठ डाकघरों के उन्नयन की स्थिति को लेकर सवाल करेंगे। सांसद डॉक्टर फौजिया खान 4G प्रौद्योगिकी के लिए अपेक्षित अवसंरचनात्मक और प्रौद्योगिकी संबंधी क्षमताओं से संबंधित सवाल पूछेंगे। सांसद रिपुन बोरा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय से उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम और परियोजनाओं पर सवाल पूछेंगे।
और बात लोकसभा में प्रश्नकाल की। आज इस दौरान नागर विमानन, आवासन और शहरी कार्य, जल शक्ति, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, अल्पसंख्यक कार्य, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग, विद्युत, सड़क परिवहन और राजमार्ग, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। एक नजर लोकसभा में पूछे जाने वाले अहम सवालों पर। प्रश्नकाल की शुरुआत जल शक्ति मंत्रालय से जुड़े सवाल से होगी। सांसद वाई.एस. अविनाश रेड्डी श्री शैलम जलाशय से विद्युत उत्पादन संबंधी सवाल करेंगे। सांसद बसंत कुमार पंडा ओडिशा में पेयजल कनेक्शन से जुड़े मुद्दे पर सवाल करेंगे। सांसद सु थिरुन्वुकरासर जल जीवन मिशन के अंतर्गत जारी की गई धनराशि के बारे में सवाल पूछेंगे। सांसद एडवोकेट डीन कुरियाकोस पेयजल की गुणवत्ता की जांच से संबंधित दिशा निर्देश को लेकर सवाल करेंगे। सांसद मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से जुड़े मुद्दे को लेकर सवाल करेंगे। सांसद राम्या हरिदास स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत निधियों का आवंटन से संबंधित सवाल पूछेंगी। सांसद निहाल चंद चौहान नदियों में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सवाल करेंगे। सांसद गोपाल शेट्टी नागर विमानन मंत्रालय से सस्ती बजट विमान सेवा को लेकर अहम सवाल पूछेंगे। सांसद उत्तम कुमार रेड्डी तेलंगाना में विमानपत्तन से संबंधित मुद्दे को लेकर सवाल करेंगे। सांसद प्रतिमा मंडल सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र पर वैश्विक महामारी के प्रभाव को लेकर सवाल करेंगी। सांसद विंसेंट एच पाला सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से राष्ट्रीय राजमार्ग 6 पर अवैध धर्मकांटे, वेइंग ब्रिज और पेट्रोल पंप से जुड़े मुद्दे पर सवाल करेंगे। सांसद राजीव रंजन सिंह ललन सोनपुर अरेराज राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन के बनाए जाने को लेकर प्रश्न पूछेंगे। सांसद चंद्रशेखर साहू राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं से संबंधित कार्य को लेकर सवाल करेंगे। और इसी के साथ फिलहाल संसद में आज में इतना ही। ठीक 11 बजे से आप देख सकते हैं राज्यसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण। नमस्कार।